नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यूएनओ में, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिस प्रकार से ये बात सामने आई है कि एक रेजोल्यूशन, मैंने पहले चर्चा की थी कि एक रेजोल्यूशन लाया गया था जिसमें इंडिया ने एब्सटेन किया था, यानी कि अनुपस्थित हुआ था, ये निर्णय लिया था। चाइना अनुपस्थित हुआ था, ये निर्णय लिया था। और रशिया ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। इसलिए रशिया को रोकने का जो रेजोल्यूशन है वो पास नहीं हो पाया था। लेकिन अब उसके सब्स्टिट्यूट की तरह के लिए एक बड़ा कदम यूएनएससी उठाने जा रहा है। उसकी पूरी चर्चा, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं और किस प्रकार से अब वर्ल्ड क्राइसिस रियलिटी में शुरू होने की संभावना लगती है। क्या 128 से ऊपर देश रशिया के ऊपर मिलकर हमला करेंगे? ये संभव है, क्योंकि यूएनओ में अगर ये रेजोल्यूशन जो पास होने जा रहा है या जो रखा जा रहा है, ये पास हुआ तो फिर ऐसा संभव है। और अगर ऐसा हुआ तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा। उस सिचुएशन पर भी हम चर्चा करेंगे जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 की कैसे ये छोटा सा युद्ध, जैसे रशिया का और यूक्रेन का युद्ध है, वैसे ही जर्मनी का ऑस्ट्रिया या पोलैंड के साथ, हॉलैंड के साथ, ऑस्ट्रिया वर्सेस इनका युद्ध शुरू हुआ था और फिर उसने वर्ल्ड वॉर का रूप लिया था। वो तो एक बहुत छोटा सा युद्ध था, ये बड़ा युद्ध है। और उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर का रूप लिया था, ये किस का रूप लेगा, इसकी कितनी संभावनाएं हैं। उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ बना था। और अगर ये यूएनओ असफल रहा या यूएनओ में ये जो मैं संभावनाएं बताने जा रहा हूं वो संभावनाएं अगर पूरी हुई तो ये वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में किस प्रकार आ सकता है। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर न्यूक्लियर वॉर नहीं था, केवल यूएस ने जापान के अंदर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया था और वर्ल्ड वॉर रुक गया था। लेकिन आज संसार में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु न्यूक्लियर वेपन्स हैं और बड़े-बड़े वेपन्स हैं। इतने बड़े वेपन्स हैं कि वो पूरी पृथ्वी को, ऐसा लोग कहते हैं कि हज़ारों बार नष्ट किया जा सकता है। तो फिर संभावनाओं की दुनिया में हम लोग चर्चा करते हैं यूएन के कानूनों की। और यूएन में अभी तक का जो 1945 से लेकर अभी तक जो हुआ, उसमें इस रेज़ोल्यूशन का क्या-क्या इस्तेमाल हुआ। मैं आपको बताता हूं कि ये घटना सन 1950 में हुई। 1950 में, यूएनओ तो 1945 में बना ही था। और यूएनओ जब बना था तो उसके ओरिजिनल मेंबर 51 हुआ करते थे, उसमें भारत भी ओरिजिनल मेंबर हुआ करता था। वो अलग बात है कि हम ब्रिटिश रूल में थे, लेकिन हम ओरिजिनल मेंबर थे। और 5 परमानेंट मेंबर जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 को रोकने की अपनी जो रोकने का नियम बनाया था। और उसी में ये तय हुआ था कि हमें उपनिवेशवाद खत्म करना है, तभी विश्व में शांति बहाल रह सकती है। अगर उपनिवेशवाद खत्म ना किया गया तो विश्व में शांति नहीं रह सकती। उस उपनिवेशवाद में ही भारत में चल रहे आंदोलन प्लस इंटरनेशनल पॉलिसी सीज करने की, कॉलोनिज्म की, उसके तहत हम स्वतंत्र हुए थे। और हम नहीं स्वतंत्र हुए थे, लगभग 100 देश स्वतंत्र हुए थे। ब्रिटेन के ही अकेले कब्जे में 57 छोटे छोटे से देश भी थे जो स्वतंत्र हो गए थे। और तब से लेकर सॉवरेनिटी का प्रिंसिपल चला आ रहा है। और अब संसार सॉवरन है, संसार के सारे कंट्री सॉवरन हैं। या तो वो कंट्री हैं या वो सॉवरन है, मतलब या तो वो कंट्री के अंदर हैं या वो संप्रभु हैं। बीच का स्टेटस कोई नहीं है। थोड़ा बहुत अगर कहीं होगा इनडायरेक्ट वे में तो वो है। कैसे है? 1950 में जब यूएनओ बन गया था, ये भी तय हो गया था कि भाई इंटरनेशनल पीस की जिम्मेवारी, इंटरनेशनल शांति की जिम्मेवारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की होगी। उसमें 5 परमानेंट मेंबर होंगे। कोई भी बात अगर होगी तो उस समय 11 मेंबर हुआ करते थे, 5 परमानेंट और 6 नॉन परमानेंट। बाद में वो बढ़कर 15 हुए, 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट। अब जिस समय बना था उस समय 51 ही कंट्री थे। बाद में संख्या बढ़ी, लेकिन आज 193 193 देश हैं। और 193 देशों में यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अब सफिशिएंट नहीं दिखती है। ये 5 परमानेंट मेंबर भी नहीं कर पा रहे हैं। और इनकी जो वीटो पावर है, उस वीटो पावर का क्या रहता है। 1950 में नॉर्थ कोरिया ने
रिपब्लिक ऑफ कोरिया के ऊपर हमला कर दिया था। रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नाम के एक नए, ये जो जो पागल शासक है, इसके बाप दादों की बात रही होगी, उसमें यूएनएससी में रेजोल्यूशन लाया गया कि भाई यूएनएससी में रेजोल्यूशन लाया जाएगा और ये रेजोल्यूशन लाया जाएगा कि ये नॉर्थ कोरिया का जो ये पागल शासक है नॉर्थ कोरिया नाम का, ये इसके ऊपर सैंक्शन लगाए जाए, इसके ऊपर हमले किए जाए। उस रेजोल्यूशन में रशिया एब्सेंट हो गया, रशिया एब्सेंट हो गया और चाइना उस समय, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना आरओसी जिसको कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना था नहीं, और जो चाइना था पहले का नेशनलिस्ट चाइना, वो फ्लैट करके जा चुका था ये आज का ताइवान, यानी कि फॉर्मोसा उस समय हुआ करता था, और कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया था। अमेरिका ने उनका विरोध कर दिया था। रशिया इस फेवर में था कि जो कम्युनिस्ट चाइना है इसको सदस्यता दे दी जाए, इसलिए रशिया ने यह कहा कि हम इस रेजोल्यूशन में भाग नहीं लेंगे, हम एब्सटेन करते हैं। अब रशिया एब्सटेन हो गया और जो चाइना है, नेशनलिस्ट चाइना जो था, जिसको आज ताइवान कहते हैं, नेशनलिस्ट चाइना उस समय मेंबर हुआ करता था। तो रशिया कह रहा था कि नेशनलिस्ट चाइना की जगह कम्युनिस्ट चाइना को बैठाओ तो हम इस रेजोल्यूशन में बैठेंगे, नहीं तो हम नहीं बैठेंगे। रशिया एब्सेंट कर, अब यूएन चार्टर के अनुसार सवाल यहां पर पैदा होता था कि जब तक 5 परमानेंट मेंबर अफर्मेटिव साइन नहीं करेंगे तब तक रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। तो अब रशिया के एब्सेंट होने पर नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में उस समय यूएनएससी ने, यानी कि एब्सेंट ऑफ रशिया, यूएनएससी ने क्या किया कि एक रेजोल्यूशन पास करके वो भेज दिया जनरल असेंबली, और जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करवाया गया और यह कहा गया कि अगर परमानेंट मेंबर या यूएनएससी अपने नियमों के अनुसार अगर परफॉर्म न कर पाए तो ऐसी परिस्थिति में जनरल असेंबली को यह अधिकार होगा कि वो एक्शन ले सकता है, वो रेजोल्यूशन पास कर सकती है। इस रेजोल्यूशन को ही हमने जो उस समय नाम दिया था वो था यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। हालांकि उसका नंबर भी दिया था 377 कैपिटल A5, ऐसे करके हमने उसको मतलब उस समय नंबर दिया गया था। ये 1 फरवरी 1951 में पास हुआ, वो सॉरी ये 1950 में पास हुआ, नवंबर 1950 में पास हुआ। हालांकि इसके सब्सिक्वेंट एक और रेजोल्यूशन आया था 498-5, जिसको 1 फरवरी 1951 में पास किया गया, तो उसकी भी मैं कहानी बताऊंगा। और ये इसमें तय हुआ था कि अगर जनरल असेंबली के 2/3 सदस्य इस बात को पास कर दें कि भाई एक्शन होना चाहिए, तो ये 2/3 सदस्यों से जिस समय पास हो जाएगा तो ये माना जाएगा कि यूएनओ ने ये निर्णय लिया है कि अब आर्मी का एक्शन होना है, अब डिफेंस एक्शन होना है, और अब पूरा विश्व इस डिफेंस एक्शन में भाग लेगा। जो कंट्री इसका विरोध करेगा, जिसके खिलाफ ये रेजोल्यूशन पास हुआ है, जिस कंट्री के खिलाफ, जिसको एग्रेसर बताया गया, जिसको रोका गया, उसके साथ जो देश खड़ा होगा उसके मामले में सीधी सी बात है कि वो फिर यूएन रेजोल्यूशन का उल्लंघन माना जाएगा, कि वो यूएन रेजोल्यूशन का उल्लंघन करता है, यूएनओ के नियमों का उल्लंघन करता है। इसलिए अब उसके खिलाफ यूएनओ में जो कार्रवाइयां उसके निकालने की होती है, उसको एब्सेंट करने की होती है, उसको रोकने की होती है, वो सारी कार्रवाइयां शुरू हो। ये रेजोल्यूशन पास हो गया और पास होने के बाद परिस्थिति फिर से थोड़ी सी वो हुई, क्योंकि चाइना, जो कम्युनिस्ट चाइना है, वो कम्युनिस्ट चाइना नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट करने लगा। अब कम्युनिस्ट चाइना नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट करने लगा तो इसका मतलब ये हो गया कि रशिया भी उसमें इन्वॉल्व हो गया। 1951 में एक और रेजोल्यूशन पास किया गया और उसमें यह कहा गया कि इसका मतलब, इस यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि यूएनएससी की शक्तियां विहीन हो गई, यानी कि यूएनएससी की सिक्योरिटी काउंसिल की शक्तियां खत्म हो गई। अब देखिए, बड़े होशियार हैं ये लोग। रशिया ने जब एब्सटेन हो गया तो उसके बगैर रेजोल्यूशन पास नहीं, तो उसके लिए तो ये किया, लेकिन अपनी शक्तियां अमेरिका, फ्रांस या यूनाइटेड किंगडम अपनी शक्तियां कैसे खो दें, इसके लिए इन्होंने कहा 1951 में कि यूएनएससी का रोल रहेगा, जब यूएनएससी फेल हो जाएगा
तब इस तरह के उसमें जाएंगे, यानी कि पावर मेरे पास ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जनरल असेंबली के पास फुल पावर चली जाएगी, जबकि हकीकत यह है कि इनका केवल रिकमेंडेशन करने का राइट होना चाहिए था, निर्णय लेने का नहीं। निर्णय लेने का काम तो जनरल असेंबली को करना चाहिए था कि जनरल असेंबली करेगी, लेकिन जनरल असेंबली को फिर से इन्होंने रोक दिया। अब इसके बाद लगभग 10 बार यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन पास हो चुके हैं। वो अलग अलग समय पर होते रहे, कभी इजराइल फिलिस्तीन कन्फ्लिक्ट पे होता रहा, कभी फ्रांस और यूके ने सुएज कैनाल के कब्जे के मामले के ऊपर हमला किया तो उसमें ये इस्तेमाल हुआ, कभी इजराइल इजिप्ट के युद्ध में ये इस्तेमाल हुआ, ऐसे ये होता रहा, कोरिया के में होता रहा। सबसे लास्ट में 2014 में इस तरह के रेजोल्यूशन लाने का प्रयास हुआ, और वो भी मामला क्या था, सेम जो आज सिचुएशन है उसी सिचुएशन में उस समय भी आया था। क्या हुआ, क्रीमिया का विषय चल रहा था और क्रीमिया में रेफरेंडम करवा रहा था रूस। तो और क्रीमिया पर अपना कब्जा बता रहा था ये यूक्रेन। 2014 का मामला था। तो जब रेफरेंडम करवा रहा था रूस, तो उस समय फिर से रेजोल्यूशन आया और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में कि भाई यूक्रेन की तरफ से रखा गया और ये कहा गया कि भाई रूस को रोका जाए, ये इलीगल है, हमारे अंदर की टेरिटरी पर रेफरेंडम कैसे करवा सकते हैं। रूस का उसमें भी कहना था उस समय कि चूंकि ये यूएसएसआर का हिस्सा था, ये जो हिस्सा है ये क्रीमिया का हिस्सा था ही नहीं, और ये क्रीमिया के साथ नहीं रह, ये यूक्रेन का हिस्सा था ही नहीं, लेकिन चूंकि यूएस ने 1991 में तोड़ा था यूएसएसआर को, उस समय ये हिस्सा गलत तरीके से उनके पास चला गया। इसीलिए अगर हम उसकी बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन में अगर शामिल होता है यूक्रेन, तो यूरोपियन यूनियन का ये सबसे बड़ा देश होगा, 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का देश है आफ्टर ऑल, और रशिया तो है ही 2.25 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र लगभग। अब सवाल यहां पर यह पैदा हुआ कि ये जो 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का देश है, इसमें से ये 2-3 स्टेट, जिनमें सबसे पहले क्रीमिया पर आया, तो क्रीमिया के मामले को सिक्योरिटी काउंसिल में रखा गया। सिक्योरिटी काउंसिल में वही होना था जो होना था, क्योंकि रूस ने वहां वीटो का इस्तेमाल कर दिया, और आप सब जानते हैं कि वीटो इस्तेमाल अगर हो गई तो फिर कुछ हो नहीं सकता। इसमें भी 2 वीटो होती है, डबल वीटो कहते हैं। एक मामला सब्सटेंटिव है कि प्रोसीजरल है, ये तय करते हैं, उस समय वीटो इस्तेमाल होती है, और उसके बाद जब रेजोल्यूशन लाया जाता है तो वीटो का इस्तेमाल होता है। इस मामले में रशिया ने पहले ही वीटो इस्तेमाल कर दी और कहा कि यह रेजोल्यूशन लाया ही नहीं जा सकता। 2014 में इस समय भी हुआ ये कि बाकी देशों ने मिलकर जो यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन था, उसमें जो मैं थोड़ी सी बात भूल गया 1951 में जिसको चेंज किया गया, उसमें यह कहा गया था अगर सिक्योरिटी काउंसिल के 9 सदस्य, 15 होते हैं इस समय, उस समय 11 थे, लेकिन बाद में ये, तो उस समय 7 चाहिए होते थे, बाद में ये 15 हो गए, तो अब 9 सदस्य चाहिए होते हैं। अगर सिक्योरिटी काउंसिल के 9 सदस्य ये रेजोल्यूशन पास करते हैं कि यूनाइटिंग फॉर पीस के लिए जनरल असेंबली में जाना चाहिए, तो फिर ये मामला अब यूएनएससी के बजाय जनरल असेंबली वोट करके तय करेगी कि एक्शन होना कि नहीं होना। इसमें जो 9 मेंबर हैं, इसमें परमानेंट नॉन परमानेंट का कोई भेद नहीं है, केवल 9 की संख्या चाहिए होती है। बाकी में परमानेंट का अगर यूएनएससी से पास होगा तो 5 परमानेंट मेंबर्स के साइन चाहिए होते हैं, यानी कि उनका अफर्मेटिव वोट चाहिए होता है, और वही वीटो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहां पर चूंकि परमानेंट मेंबर का कोई मतलब ही नहीं, इसलिए वीटो का भी कोई मतलब नहीं बचा। तो 9 सदस्य अगर प्रपोज करते हैं तो फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वो रेजोल्यूशन चला जाता है। इन 9 सदस्यों ने पास कर दिया। 2014 में मामला चला गया जनरल असेंबली, और जनरल असेंबली में इस पर वोट हो गया। जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स थे। 193 में से 100 ने रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट डाला, 58 एब्सटेन हो गए, यानी कि गए ही नहीं भारत सहित। 11 ने अगेंस्ट में डाला, यानी कि रूस के फेवर में डाला। 11 तो आप जानते ही हैं कि रूस के जो CIS है, CIS कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस,
इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जो यूएसएसआर हुआ करता था, मैंने आपको बताया था यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर जब तोड़ा यूएस ने, तो रूस ने क्या किया कि ये टूटे हुए देशों को फिर से मिलाकर, इसमें तोड़ने में भी मेन रोल इसका यूक्रेन का ही था, तो बाकी के देशों ने अपने आप को पुनः मिल गए थे और सीआईएस बना लिया था। यानी कि आप सब सॉवरेन होंगे, आप अपना निर्णय लेंगे, लेकिन डिफेंस स्ट्रेटजी सबकी साथ में होगी और विश्व से हम लड़ेंगे। लेकिन यूक्रेन ने उस रेजोल्यूशन पर कभी उसको रेक्टिफाई नहीं किया और वो उस सीआईएस का हिस्सा अपने आप को नहीं बनाया उसने, और वो जाना चाहता है नेटो की तरफ, वही विवाद का कारण भी है। तो 2014 में ये प्रकरण आया और वहां गया, 11 ने रशिया के फेवर में वोट दिया, यानी कि रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में दिया, 100 ने रेजोल्यूशन के पक्ष में दिया, 58 एब्सटेन हो गए और 24 वहां गए, बैठे, पूरी चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने वोट डालना उचित नहीं समझा, ना ही पक्ष में ना विपक्ष में, तो उसको मान लीजिए एब्सटेन या न्यूट्रल। उन्होंने कहा साहब हम वोट नहीं डालेंगे इस पे, या नोटा आज का समझ लीजिए। तो ऐसे करके 100 के मुकाबले 93 मेंबर्स एब्सटेन हो गए, 100 मेंबर रह गए, तो रेजोल्यूशन तो फेल हो गया। हमें चाहिए कितने थे उस समय? रशिया के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, इंटरनेशनल एक्शन लेने के लिए उस समय 2/3 बहुमत, यानी कि जो परमानेंट जो मेंबर्स हैं 193, उनके 2/3 सदस्यों के वोट चाहिए होते हैं। 2/3 का मतलब लगभग 128 बनते हैं, 128 या 129 मान लीजिए। तो 128 अफर्मेटिव अगर उसके पक्ष में आ जाते, तो फिर रशिया के खिलाफ एक्शन लेने के लिए यूएनओ सामने आ जाता और अब यूएनएससी की कोई जरूरत नहीं होती। सेम सिचुएशन जो 2014 की थी, वही सिचुएशन अब आ गई, लेकिन 2014 से अब थोड़ी स्थिति भिन्न हो गई है। भिन्न कैसे हो गई कि 2014 में केवल रेफरेंडम करवा रहे थे, 2022 में भी इन्होंने रेफरेंडम की ही बात कही थी कि भाई दो इनको हम रिकॉग्निशन देते हैं। उन्होंने अपने यहां ये तय कर लिया है कि हम उसके यूक्रेन के साथ नहीं रहना चाहते, दो स्टेट इनको हम रिकॉग्निशन देते हैं और उनको हम सहायता देते हैं। रिकॉग्नाइज कर दिया तो उनको सहायता दे दी, उनको सहायता दे दी तो जैसे ही यूक्रेन की फोर्सेस आई, सहायता चूंकि प्रोटेक्टरेट स्टेट की तरह डेवलप कर लिया था यूक्रेन ने, वो रशिया ने। मैं प्रोटेक्टरेट स्टेट आपको बता देता हूं, प्रोटेक्टरेट स्टेट उनको कहते हैं जैसे कभी नेपाल या तिब्बत, श्रीलंका, ये भारत के प्रोटेक्टरेट स्टेट हुआ करते थे, यानी कि इनकी डिफेंस की जिम्मेवारी भारत लेता है और भारत का जो सेनाध्यक्ष है डिफेंस के मामले में सब जगह एक्शन लेने के लिए सक्षम होगा। भूटान आज भी प्रोटेक्टरेट स्टेट की तरह है। भूटान चाहे तो अपने आप का अपना स्टेटस बदल सकता है, नेपाल ने बदल दिया, श्रीलंका ने बदल दिया और तिब्बत पर तो कब्जा कर ही लिया कम्युनिस्टों ने। उस समय भी तिब्बत हमारा प्रोटेक्टरेट स्टेट हुआ करता था, भारत को उसकी डिफेंस की जिम्मेवारी थी। अगर चाइना उस पर कब्जा कर रहा था तो भारत उसको सामने आ सकता था और भारत उनको रोक सकता था। भारत के पास लीगल राइट था कि वो उनके पक्ष में खड़ा होता। जैसे भूटान के मामले में डोकलाम आपने देखा होगा, डोकलाम में जैसे ही भूटान में घुसने की कोशिश की चीनी सेनाओं ने, तो भारतीय फोर्सेस वहां पर लगी हुई थी। चीन लगातार कह रहा था हमारा और ये तिब्बत का, ये हमारा और इनका मामला है भूटान का, आप बीच में मत पड़िए, लेकिन लीगली हमको अधिकार था। बिल्कुल वैसे ही प्रोटेक्टरेट स्टेट की तरह नया एक्शन लिया रशिया ने और उस स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए अब यूक्रेन के अगेंस्ट में खड़े हो गए। और जब युद्ध हो गया तो फिर तो युद्ध तो कहीं भी जा सकता है, वो तो कीव में भी जाएगा और वो पूरे देश में लगेगा। लेकिन अगर वहां से यूक्रेन की फोर्सेस जो इंडिपेंडेंट स्टेट हो गए, वो अगर यूक्रेन की फोर्सेस वहां ना घुसती तो कोई युद्ध का कारण ना बनता। दो स्टेटों ने अपने आप को क्रीमिया की तरह इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था और रशिया ने उनको रिकॉग्नाइज कर दिया था और प्रोटेक्टरेट स्टेट अपना बना लिया था। आज भी क्रीमिया वगैरह रशिया के ही प्रोटेक्टरेट स्टेट हैं। ये बात मुझे लगता है कि समझ में आई होगी कि कैसे चलता है इस विश्व में। और ये सीआईएस का जो मामला है, जो मैंने कहा 11 स्टेट्स हैं, इन 11 स्टेट्स में भी ये सारे प्रोटेक्टरेट स्टेट हैं रशिया के, यानी कि इन देशों में चाहे वो कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, तजाकिस्तान हो, ये सारे देश
इन पर अगर कोई हमला करेगा तो रूस ही इनके सामने आएगा, रूस से उसको लड़ना पड़ेगा। ये सारे देश रूस के साथ खड़े हो जाते हैं। ये सेम अगर हम कहें तो यूएसएसआर का ही एक सेकंड रूप है जिसको सीआईएस कहा गया था, बस थोड़ी ऑटोनॉमी इन स्टेटों को ज्यादा मिल गई है। पहले ऑटोनॉमी इन स्टेटों के पास नहीं थी, लेकिन ये आज भी रूस के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं 11 देशों ने उसमें 2014 में सपोर्ट किया था रशिया का और विरोध किया था यूएस के उस रेजोल्यूशन का जो क्रीमिया के मामले में लाना चाहते थे। अब देखिए, आज की सिचुएशन ये है कि युद्ध हो गया है, उसमें युद्ध नहीं हुआ था। आज की सिचुएशन है युद्ध हो गया है और नेटो सामने खड़ी हुई है। नेटो चूंकि जो यूक्रेन है, यूक्रेन के मोस्टली एक तरफ हम बेलारूस की बात छोड़ दें, ब्लैक सी की बात छोड़ दें, रशिया की बात छोड़ दें, इनको छोड़ दीजिए। उसके अलावा के जो उधर के कंट्री हैं यूरोपियन यूनियन के, वो नेटो के हैं और नेटो के होने की वजह से यानी कि वो नेटो फोर्सेस के पार्ट हैं। तो अब सवाल यहां पर पैदा होता है कि अगर यूक्रेन पर पूरा कब्जा रूस कर लेता है तो क्या वो इनकी तरह, इन छोटे देशों की तरह बढ़ेगा? क्या हुआ था इसी प्रकार से, या मैं उसको बाद में डिस्कस करूं, तो पहली बात यहां पर यह आती है कि इस मामले में जो रेजोल्यूशन है वो चूंकि युद्ध का समय है, युद्ध के समय पर जो यूएस ने सिक्योरिटी काउंसिल में बुलाया है, सिक्योरिटी काउंसिल के 9 मेंबर्स, भारत तो एब्सटेन रहने वाला है, हो गया, पहले वाले में भी एब्सटेन रहा था, चीन भी मुझे लगता है एब्सटेन रहेगा और रशिया इसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, लेकिन वीटो इसमें मानी नहीं जाएगी यूनाइटेड फॉर पीस रेजोल्यूशन में। और 11 मेंबर्स ने उस समय अफर्मेटिव साइन दिया था, इस बार 9 की ही जरूरत है। तो ये तो मानकर चलिए कि सिक्योरिटी काउंसिल से यूनाइटेड फॉर पीस रेजोल्यूशन की रिकमेंडेशंस पास हो जाएंगी और वो 24 घंटे के अंदर स्पेशल सेशन बुलाने का अधिकार रखते हैं, यानी कि जनरल असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा 24 घंटे, क्योंकि स्पेशल इमरजेंसी स्पेशल सेशन इसको कहते हैं, ईएसएस। तो स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, स्पेशल सेशन में ये रेजोल्यूशन रखा जाएगा कि इनको रोका जाए। अब वहां पर फिर से वोटिंग होनी। अब देखना यह है कि क्या 2014 की तरह केवल 100 देश ही अमेरिका का साथ देंगे या फिर बाकी और 28 देशों को वो जुटा पाएगा। अगर वो 28 देशों को जुटाने में सफल हो गया तो 128 चाहिए 193 में से 128 से रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, भले ही भारत उसमें एब्सटेन रहे, भले ही रशिया के जो 11 अलायंसेस हैं वो उसके अगेंस्ट में वोट डालें, कुछ और एब्सेंट हो जाएं, लेकिन 128 अगर पूरे हो जाते हैं तो इस परिस्थिति में पूरे विश्व के कंट्रियों को यह अधिकार मिल जाता है कि वो यूक्रेन की जैसे चाहें वैसे मदद करें और यूक्रेन की मदद करके रशिया को रोकें। और सबका जिम्मेवारी बनती है कि सब सप्लाई, अभी केवल नेटो सप्लाई कर रहा है, फिर पूरे विश्व का। और इस रेजोल्यूशन के खिलाफ, जैसे भारत भी अगर इस रेजोल्यूशन के खिलाफ जाता है तो फिर अगली कार्रवाई में, जैसे शांति काल आएगा तो अगली कार्रवाई में इन मेंबर्स को पेनलाइज किया जाएगा, इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, इनको मेंबरशिप से कुछ समय के लिए सस्टेन किया जा सकता, कुछ समय के लिए इनको सस्पेंड किया जा सकता है और अगर ना माने तो इनको बाहर भी किया जा सकता है। ये परिस्थिति बन सकती है और युद्ध भी हो सकता है। अगर इन कंट्रियों ने हथियार सप्लाई, जैसे नेटो ने कहा कि हम सप्लाई करेंगे, जर्मनी ने कहा हम टैंक भेजेंगे, ये करा यूक्रेन के ऊपर, सेम सिचुएशन बनी थी हिटलर के टाइम पर। हालांकि मैं हिटलर से व्लादिमीर पुतिन को कंपेयर नहीं कर रहा हूं। हिटलर ऑस्ट्रिया का जब युद्ध हुआ था तो उसमें हॉलैंड बीच में कूदा तो हॉलैंड से युद्ध हो गया, उसमें फ्रांस बीच में कूदा तो फ्रांस से युद्ध हो गया, उसमें यूनाइटेड किंगडम बीच में कूदा तो उनसे युद्ध हो गया। तो जो जो कूदता जाएगा उसके साथ युद्ध खुलता चला जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो यूक्रेन के साथ खड़ा होगा, चूंकि यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, जो यूक्रेन के साथ खड़ा होगा उस देश के साथ भी युद्ध शुरू हो जाएगा। अमेरिका खड़ा होगा तो अमेरिका के साथ भी युद्ध शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन पास होता है और जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन लेकर आया जाता है और जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन के अनुसार सारे कंट्री बाध्य हो जाते हैं, तो फिर एक और संभावना बहुत बड़ी बनती है। वो संभावना ये बनती है कि ऐसी परिस्थिति में सिक्योरिटी काउंसिल का रोल खत्म किया जा सकता है क्या? सिक्योरिटी काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है क्या? जैसे उस समय यूनाइटेड फॉर पीस रेजोल्यूशन पास करके इन्होंने कहा था कि भाई अगर 7 मेंबर्स कोई बात कह दें 11 में से तो फिर वो जनरल असेंबली के पास चला जाएगा। तो अब क्या जनरल सिक्योरिटी काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट करना है?
और जनरल असेंबली को ज्यादा पावर देनी है, क्योंकि रशिया तो बार बार वीटो का 10 बार वीटो का इस्तेमाल रशिया कर चुका है, बार बार वीटो का इस्तेमाल करता है। और हालांकि 10 बार रेजोल्यूशन रशिया के फेवर से ही पास हुआ होगा, बाकी में रशिया ने वीटो का इस्तेमाल बार बार किया या किसी ने भी किया और यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन वहां पर चला गया। ये सब कितने हुए मैं उसका डिटेल में मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब किसी न किसी परमानेंट मेंबर ने उसका विरोध किया होगा, वीटो का इस्तेमाल किया होगा, तभी यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन जनरल असेंबली में गया होगा। तो ये सिचुएशन बन सकती है कि अब यूएनओ भी बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे लीग ऑफ नेशन खतरे में आ गया था सन 1941-42 में जब वर्ल्ड वार चल रहा था, तो वैसे ही अब यूएनओ भी खतरे में आ सकता है अगर ये रेजोल्यूशन 128 मेंबर से पास होकर आ जाता है और नेटो फोर्सेस और विश्व की दूसरी शक्तियां को बाध्य किया जाता है कि अब हमें पीस कीपिंग फोर्सेस दीजिए। जैसे भारत से भी वो कह सकते हैं कि एज पर इंटरनेशनल कमिटी आप चूंकि यूएनओ ने रेजोल्यूशन पास कर दिया इसलिए आप पीस कीपिंग फोर्सेस हमको दीजिए, हम मिलिट्री एक्शन लेंगे, हम फोर्स का एक्शन लेंगे रशिया के खिलाफ और हमें यूक्रेन में चाहिए। भारत सीधी सी बात है मना कर देगा और कहेगा कि भैया हम अपनी फोर्सेस यहां नहीं दे सकते, ये यूएन रेजोल्यूशन हम नहीं मानते। भारत यूएन रेजोल्यूशन नहीं मानेगा और कंट्री यूएन रेजोल्यूशन नहीं मानेंगे, या 11 जो सपोर्टर खुले सपोर्टर रशिया के हैं वो इस रेजोल्यूशन को नहीं मानेंगे। रशिया तो इस रेजोल्यूशन को मानेगा ही नहीं क्योंकि वो युद्ध में है। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे देश मिलकर इन कंट्रियों के खिलाफ एक्शन लेंगे और जब इनके खिलाफ एक्शन की सोचेंगे तो फिर यूएनओ के भी दो फाड़ हो सकते हैं। एक तो नेटो के कब्जे में चला जाएगा और दूसरा इधर रशिया ग्रुप अपना अलग बनाएगा। तो ये सारी संभावनाएं हो सकती हैं और इन संभावनाओं के हर एक संभावना में भारत का लाभ ही लाभ है। इसलिए लाभ है क्योंकि जिस समय रशिया ये कह रहा था कि कम्युनिस्ट चाइना को नेशनलिस्ट चाइना की जगह रिप्लेस कर दी, जिसकी वजह से पहला रेजोल्यूशन आया था, उस समय अमेरिका ने यह कहा था कि भारत को परमानेंट मेंबर रशिया चीन की जगह बना देते हैं और भारत परमानेंट मेंबर अगर हो जाएगा तो फिर कोई समस्या नहीं है, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। रूस भी उस समय इस बात के लिए एग्री था और अमेरिका प्रपोज कर रहा था, वेस्टर्न कंट्री सभी इस बात के लिए एग्री थे। बस अगर कोई एग्री नहीं था तो वो नेहरू जी नहीं थे। उनका मानना था कि चाइना हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी कभी बदले नहीं जा सकते और हमें परमानेंट मेंबर बना दोगे तो चाइना हमारा दोस्त है, वो ज्यादा एलिजिबल है परमानेंट मेंबर के लिए, इसलिए कम्युनिस्ट चाइना को ही बना दो क्योंकि रूस से भी हमारी अच्छी पड़ती थी। तो रशिया चाहता ही था कि किसी प्रकार से कम्युनिस्ट चाइना वहां पर बैठ जाए, लेकिन रशिया ने भारत के नाम का विरोध नहीं किया था, लेकिन नेहरू जी उसको मना कर गए थे। तो वो जो गलती हमसे हुई थी उस समय 1950 में, उस गलती को सुधारा जा सकता है अब, क्योंकि अब जैसे ये उथल पुथल होगी, अगर ये होती है तो इस उथल पुथल में यूएनएससी की जो प्रासंगिकता है उस पर प्रश्न खड़े होंगे निश्चित रूप से। और भारत चूंकि इस समय विश्व लीडर है इसलिए भारत का कोई रोल उसमें हो सकता है और भारत अब उसमें परमानेंट मेंबर, अगर यूएनएससी को बढ़ाया जाता है और यह भी कहा जाता है कि भाई यूएनएससी में अब 25 मेंबर कर दीजिए, जैसा कोफी अन्नान करना चाहते थे, 25 मेंबर कर दीजिए, 15 नॉन परमानेंट, 10 परमानेंट, और 10 परमानेंट में भी 5 या 7 अफर्मेटिव साइन अगर करेंगे, बाकी 2-3 अगर विरोध भी करते हैं परमानेंट मेंबर, तो भी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। वही जो यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन ये जनरल असेंबली देना चाहते हैं वो फिर यहीं पर हो जाएगा, जनरल असेंबली जाने की जरूरत नहीं। तो फिर इनकी जो परमानेंट मेंबर हैं इनकी पावर भी रिटेन रहेगी, तो ये जनरल असेंबली के पचड़ा में नहीं पड़ेंगे और ये चाहते भी नहीं कि जनरल असेंबली के पास पूरी पावर चली जाए। तो ये संभव है कि ऐसी परिस्थितियों में हमको भी अवसर मिले और ये जो 10 मेंबर बनाने की बात जो कोफी अन्नान रेजोल्यूशन पास कर गए थे उसमें हमारा भी नंबर लग जाए परमानेंट मेंबर्स में। और ये जो भी चल रहा है इस पूरे के पूरे खेल में भारत का अपना एक रोल है और भारत अब विन विन सिचुएशन पे है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।